हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से बीपीएससी एईडीओ के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बीपीएससी एईडीओ के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तिरहुत के राजा से। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने तिरहुत के राजा के साथ युद्ध किया था और आगे चलकर गयासुद्दीन ने बंगाल विजय कर बंगाल को दिल्ली सल्तनत का भाग बनाया था और गयासुद्दीन को ही भारत में तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, राजकोषीय घाटा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया था और इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 क और अनुच्छेद 31 ख तथा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 महीना। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है और संसद द्वारा संकल्पित हो जाने के बाद आपातकाल 6 महीने तक लागू रह सकता है और उसे जारी रखने के लिए संसद द्वारा पुनः अनुमोदन आवश्यक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता निकोलस कॉपरनिकस के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इसके पहले यह मान्यता थी कि पृथ्वी तो स्थिर है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन कॉपरनिकस ने इस धारणा का खंडन किया। फिर क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्मोड़ा। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगा है। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड भारत के कुमायूं प्रभाग का जिला है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमेंट के लिए। बिहार का डालमिया नगर सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार के प्रसिद्ध वकील राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी और राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक का लेखन भी किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 94,163 वर्ग किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 11, भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला शिवहर है, जिसका क्षेत्रफल 443 वर्ग किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर खां।
दक्षिणी बिहार में 1530 में नुहानी वंश को समाप्त करके शेर शाह ने अफगान वंश की सूर साम्राज्य की स्थापना की और हजरत आला की उपाधि भी धारण की थी और दक्षिणी बिहार का वास्तविक शासक बना था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, पंचेत की जागीर बिहार में एक नए भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पादशाहनामा में। मुगल बादशाह शाहजहां के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाहनामा लिखी थी, जिसमें पंचेत की जागीर को बिहार के अधीन एक भाग के रूप में दिखाया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सासाराम। शेर शाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है और यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित सूअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए। अमेरिका का मैरीलैंड विश्वविद्यालय के डॉक्टरों ने विश्व का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित सूअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लॉकचेन के तहत। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर कार्य करती है और ब्लॉकचेन एक प्रकार का विकेंद्रीकृत बही खाता होता है जिसमें विनिमय से संबंधित जानकारी को कूटबद्ध तरीके से एक ब्लॉक के रूप में सुरक्षित किया जाता है और ब्लॉकचेन में एक बार किसी भी लेन देन के दर्ज होने पर इसे ना तो वहां से हटाया जा सकता है और ना ही इसमें संशोधन किया जा सकता है और वर्तमान समय में विश्व भर में टोटल 1500 से अधिक क्रिप्टो करेंसी प्रचलित है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दात्र कोशिका अरक्तता में। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन दात्र कोशिका अरक्तता में दिखता है। दात्र कोशिका अरक्तता एक आनुवंशिक विकार है जो बीटा ग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है, जो दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन प्रोटीन की ओर जाता है जिसे हीमोग्लोबिन एस कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जमीन से 1 मीटर ऊपर तने की घेर की माप से। किसी पेड़ की उम्र की गणना जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से की जाती है। पेड़ पर वलयों की संख्या वर्ष दर वर्ष बढ़ती जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, पौधे का तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि पौधे के तने का मुख्य कार्य पौधे को आकार देना है जिससे कि पानी पत्तियों तक पहुंच सके और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुचारू रूप से हो सके और पौधा दृढ़ता पूर्वक खड़ा रह सके। इसके अतिरिक्त तना भोजन को भी संग्रहित करता है और मरुस्थलीय पौधों में तो तना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी संपन्न करता है, यानी ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी वाली जगह पर उगते हैं। ये कीटों का भक्षण कर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं और इनके कुछ उदाहरण पीचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, कोबरा लिली और सनड्यूस है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, ब्रायोफाइट में जीवाणु मात्र कोशिका होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विगुणित। ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित है और बीजाणु अगुणित है। ब्रायोफाइट पौधों का एक समूह है जिसमें संवहनी वाहिकाएं नहीं होती हैं,
ये वे पौधे होते हैं जो छायादार और नम क्षेत्रों में उगते हैं और आकार में छोटे होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज का। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है और ग्लूकोज कोशिका के लिए ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म स्रोत है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पादप कोशिका माइनस कोशिका भित्ति। पादप कोशिका के कोशिका भित्ति के अंदर पाए जाने वाला रवेदार, जालीनुमा और अर्ध तरल पदार्थ प्रोटोप्लाज्म कहलाता है और इसकी संरचना जल और कार्बनिक और अकार्बनिक ठोस पदार्थों से बनी हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, H2O। दिए गए ऑप्शंस में H2O का क्वथनांक सबसे अधिक होता है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैसें हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, NO एवं O2। दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है और ये गैसें NO और O2 हैं। NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड और O2 मतलब ऑक्सीजन। फिर क्वेश्चन नंबर 26, नीलम का रासायनिक सूत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, Al2O3। नीलम एक रत्न श्रेणी का खनिज है। यह एल्यूमिनियम भस्म है और इसका सूत्र Al2O3 है। नीलम प्रकृति में भी मिलता है और कृत्रिम भी बनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। गंभीर अवसाद के शिकार व्यक्तियों के इलाज में प्रयोग किए जाने वाले नाइट्रस ऑक्साइड गैस को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, इमली में कौन सा अम्ल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, लोहे की बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त प्लाज्मा। मानव रक्त प्लाज्मा का pH मान 7 से अधिक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, शरीर निम्नलिखित में से किससे वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की कमी से शरीर जो होता है वो धनावेशित हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना मेल खाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों के मान समान होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 33, इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में बनता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य से विपरीत दिशा में। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है ताकि पानी की बूंदों पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी आसानी से अपवर्तित हो सके और फैल सके। इसी के कारण इंद्रधनुष का निर्माण भी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, समतल दर्पण। ENT विशेषज्ञ के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और कान, नाक और गला से संबंधित बीमारी को ENT रोग कहते हैं क्योंकि ये तीनों अंग आपस में जुड़े होते हैं और किसी एक में समस्या आने पर उसके फैलने की पूरी संभावना होती है। यही कारण है कि किसी एक अंग में समस्या उत्पन्न होने पर डॉक्टर इन तीनों अंगों की जांच करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 35, ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ध्वनि की मापक इकाई डेसिबल होती है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर भी क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से आपेक्षित घनत्व के लिए सही इकाई चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपेक्षित घनत्व को किसी पदार्थ के किसी अन्य पदार्थ के सापेक्ष घनत्व के रूप में परिभाषित किया जाता है और इस घनत्व को एक मात्रक के रूप में माना जाता है और आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। यह एक आयामहीन भौतिक मात्रा है। इस वजह से ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमीटर। अमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की तीव्रता की माप होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चावल। भारत में कुल कृषित क्षेत्रफल के लगभग 32% भाग पर धान की ही खेती की जाती है और इस वजह से चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी आर्थिक वृद्धि था। फिर क्वेश्चन नंबर 40, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय के समंकों का आकलन किया जाता था, लेकिन 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ इन दोनों को आपस में मर्ज करके एनएसओ का गठन किया गया है और वर्तमान समय में भारत में आय समंकों का आकलन एनएसओ ही करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर का है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगारी जो छिपा हुआ हो को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगारी जो छिपा हुआ हो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं और भारत में यह कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, एनएसएसओ के 68 दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। फिर क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की देखरेख संबंधी सेंटर के अनुमान बिहार की अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर क्या थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 9.8%। फिर क्वेश्चन नंबर 45, किन राज्यों ने धारा 340A(2) को प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एवं राजस्थान ने अनुच्छेद 340A(2) के प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल संसद के द्वारा। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है और अनुच्छेद 217 क्लोज 1 सब क्लोज क के अनुसार वह राष्ट्रपति को संबोधित करके हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 48, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष से। फिर क्वेश्चन नंबर 49, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, धन विधेयक पेश किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और संविधान के अनुच्छेद 109 क के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, यानी कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और प्रारंभ में 10 कर्तव्यों को ही मूल कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य भी शामिल कर लिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा और इनको स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां प्रदान भी करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और मूल रूप से भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 155 राज्यपाल का हटाना। ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 155 का संबंध राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा, इसका वर्णन किया गया है, न कि राज्यपाल के हटाने से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 9A। भारतीय संविधान के भाग 9A में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13। न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित है और अनुच्छेद 13 यह घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी, यानी ये न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, CFC और मीथेन, ये सभी गैसें ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत शामिल होती हैं। इस वजह से ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 58, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं
और एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। इस जीवन समर्थित तंत्र को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पारितंत्र। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। इस जीवन समर्थित तंत्र को पारितंत्र कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिकतम होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है और उष्णकटिबंध क्षेत्र पृथ्वी के सबसे बड़े बायोमों में से एक होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 60, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान में। फिर क्वेश्चन नंबर 61, लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन ये था कि भारत में गिद्धों के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, केरल की शांत घाटी संरक्षित है क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। केरल की शांत घाटी यानी साइलेंट वैली में पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं और यहाँ पर स्तनधारियों की 41 प्रजातियां, पक्षियों की 175 प्रजातियां, तितलियों की 164 से अधिक प्रजातियां, सरीसृप की 49 और उभयचर की 47 और पतंगों की 400 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी वजह से ये संरक्षित है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जनगणना विभाग के द्वारा। CAA के अंतर्गत नागरिक प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन का कार्य जनगणना विभाग के द्वारा किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजाति जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में जनजाति जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण मिजोरम में है, जो कि 94.4% है और उसके बाद नागालैंड में है जहां पे 89.15% है और तीसरे नंबर पर मेघालय का स्थान है जहां पे 85.94% संकेंद्रण है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गोवा। गोवा राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है जो कि 62.17% है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पामीर के पठार को। पामीर के पठार को विश्व की छत के रूप में संबोधित किया जाता है क्योंकि पामीर का पठार लगभग 5000 मीटर ऊंचा है और यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पंपास। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे में मध्य घास के मैदान को पंपास के नाम से जाना जाता है, जबकि उत्तरी अमेरिका के कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत शीतोष्ण घास के मैदान को स्थानीय स्तर पर प्रेरी कहते हैं और वेल्ड अफ्रीका में, स्टेपी यूरोप में और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 68, ब्राजील के पठार के पास के मैदानों को कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपोज। ब्राजील के पठार के पास के घास के मैदानों को कंपोज घास मैदान कहते हैं और यह सवाना घास मैदानों का ही एक प्रकार है।
जो भूमध्य रेखीय वर्षा वनों के उत्तर एवं दक्षिण में पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 69, महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिका और मैग्नीशियम। किसी महासागर की ऊपरी परत को ही महासागरीय परपटी कहा जाता है और महासागरीय परपटी में पाए जाने वाले मुख्य खनिज घटक सिलिका और मैग्नीशियम है और इसकी मोटाई 5 से 10 किलोमीटर तक पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से प्राप्त करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल और सबसे अंत में आता है बहिर्मंडल, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा वृहद ग्रह नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल। सौर मंडल में आकार के आधार पर 4 बड़े ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। मंगल इनमें शामिल नहीं होता है। मंगल ग्रह आकार में 7वां सबसे बड़ा ग्रह है, जो केवल बुध ग्रह से ही बड़ा है। इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चूना पत्थर के लिए। कैमूर पठार मुख्य रूप से चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 75, जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी तट। अमेरिकी भूगोलवेत्ता गुलेन थॉमस त्रिवार्था ने वर्ष 1966 में जलवायु वर्गीकरण प्रणाली को प्रस्तुत किया था और त्रिवार्था के अनुसार दुनिया के 6 प्रमुख जलवायु क्षेत्र हैं और एम प्रकार की जलवायु भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के क्षेत्र में पाई जाती है। यह उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैंगो शावर के नाम से। ग्रीष्म के अंत में होने वाली पूर्व मानसून वर्षा केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मैंगो शावर के नाम से जानी जाती है। असम में इसे चाय वर्षा, बंगाल में इसे काल वैशाखी और कर्नाटक में इसे कॉफी वर्षा और चेरी ब्लॉसम वर्षा कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ। भारत की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। इसकी लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यमुना नदी। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण यमुना नदी द्वारा किया जाता है। यह क्षेत्र यमुना नदी द्वारा पश्चिम एवं दक्षिण में, शिवालिक पहाड़ियों के द्वारा उत्तर में और 100 मीटर की समोच्च रेखा के द्वारा पूरब में सीमांकित है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, चुंबी घाटी स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिक्किम और तिब्बत के मध्य। चुंबी घाटी सिक्किम और तिब्बत के मध्य में स्थित है। चुंबी घाटी सिक्किम के जेलेपला से तिब्बत की राजधानी लहासा तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था
और इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रमाबाई को। रमाबाई को पंडित कहा गया था और रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 को संस्कृत के विद्वान अनंत शास्त्री डोंगरे के घर में हुआ था और इन्हें पंडिता रमाबाई के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने 1882 ईस्वी में आर्य महिला सभा की स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 82, मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने। 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र मराठा और केसरी इन दोनों को प्रकाशित किया था। मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 83, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आनंद मठ से। वंदे मातरम गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे और यह गीत इनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 84, सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्य समाज से। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1875 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक है और इसका संबंध आर्य समाज से है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की? यहाँ पे मिसप्रिंट होकर पटना की जगह घटना लिखा गया है और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जुलाई 1857 में। 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ था और इसका नेतृत्व गुरहट्टा मोहल्ला के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 86, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंवर सिंह ने। डगलस ने 17 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ के समीप नघाई नामक स्थान पर कुंवर सिंह पर आक्रमण किया था और डगलस के सभी प्रयत्नों को विफल करते हुए कुंवर सिंह नागरा और फिर सिकंदरपुर पहुंच गए और कुंवर सिंह की बाजरी नामक स्थान पर डगलस के सैनिकों से 21 अप्रैल 1858 को एक तीक्ष्ण झड़प हुई और डगलस और कर्नल कंबरलेस का कुंवर सिंह को पकड़ने का प्रयास विफल रहा और 22 अप्रैल 1858 तक वे जगदीशपुर पहुंच गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 87, 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विलियम टेलर। 1857 के विद्रोह के समय बिहार में शाहाबाद, पटना और गया जिला विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे और पटना डिवीजन में पीर अली जैसे मुस्लिम नेताओं ने विद्रोह भड़काने में मदद की थी और विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर विलियम टेलर था। टेलर ने पटना के 3 प्रभावशाली मौलवियों मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और वजीबुल हक को विचार विमर्श करने हेतु जून 1859 में बुलाया था और विचार विमर्श के पश्चात वहाबियों की सहायता के आरोप में गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 88, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोक आचरण का अधिकारी। फिर क्वेश्चन नंबर 89, दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मीर सैयद अली के द्वारा। हमजा नामा मुगल चित्रकला की प्रथम महत्वपूर्ण कृति है और इसे दास्तान अमीर हमजा भी कहा जाता है। यह कुल 1200 चित्रों का संग्रह है और हमजा नामा को पूर्ण करने के लिए मीर सैयद अली को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फर्रुखसियर ने। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 में अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक शाही फरमान दिया था
जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जितल किन धातुओं से बने थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चांदी और तांबा। सल्तनत काल में टका चांदी एवं जीतल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए थे। और शशगनी भी चांदी का एक सिक्का था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने जारी किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 92, अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। रजिया अपने सद्गुणों के बावजूद शासिका के रूप में सफल नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। और रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। फिर क्वेश्चन नंबर 93, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने शासन के सिद्धांत को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया था। और गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1265 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक शासन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 94, प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी को। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। और यह युद्ध थानेश्वर से 14 मील दूर सरसिंग किले के पास हरियाणा के तराइन नामक स्थान पे हुआ था। वहीं बात करें अगर तराइन के द्वितीय युद्ध का, तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 95, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद माना जाता है और इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं यानी कि मंत्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 7। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है जिसमें से पहला पुरोहित है अधर्व्यू, दूसरा है पोता, तीसरा है निंटा, चौथा है प्रशास्ता, पांचवा है होता, छठवां है ब्रह्मा और सातवां है अग्निद। फिर क्वेश्चन नंबर 97, वेद कितने प्रकार के हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 4। वेदों की संख्या 4 है जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा से। कालीबंगा से जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित एक सैंधव सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। और 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के निर्देशन में व्यापक पैमाने की खुदाई यहाँ पे हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 99, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 900 वर्ष तक। आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने लगभग 4350 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने की वजह बने सूखे की अवधि का पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने उस थ्योरी को भी गलत साबित कर दिया है जिसमें सूखे के 200 साल में खत्म हो जाने की बात कही गई थी। आईआईटी खड़गपुर के भूगर्भ शास्त्र और भौगोलिक विभाग के शोधकर्ताओं ने पिछले लगभग 5000 साल के दौरान मानसून के पैटर्न का अध्ययन किया और पाया कि लगभग 900 साल तक उत्तर पश्चिम हिमालय में बारिश न के बराबर हुई और इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 100,
सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पक्की ईंट से बनी इमारत। पक्की ईंटों से बनी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है और सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक विरासत का प्रारंभिक बिंदु है। इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय हुआ था। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी एईडीओ के एक और प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस कर लिया है और अगर आप इसी तरह बीपीएससी एईडीओ के और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।